नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे खास डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका। हम पाकिस्तान से संबंध सुधारने में लगे रहे, उसे बातचीत की मेज पर लाते रहे, लेकिन वो हमारी सहनशीलता को शायद कमजोरी समझ बैठा था। लेकिन अब गोली का जवाब गोली से दिया गया तो पाकिस्तान की बोली ही बदलती दिख रही है। घुटनों के बल आया पाक अब शांति का राग अलाप रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नापाक का पक्का इलाज क्या है। क्या बोली की बजाय गोली की भाषा ही समझता है पाकिस्तान? फैसलों को कभी नामुमकिन समझाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। मोटी बात अब इस बात समझिए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, और ये बात पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एकदम सटीक साबित होती है। लेकिन इस बार पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान के सीने पर मार पड़ रही है। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. भारतीय जाबाजों ने कल पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, और आज भारत में घुसे नापाक के नौसिखियों को सीमा के पास मारा है। भारतीय वायु सीमा में घुसा पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन वापस नहीं जा पाया। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? भारत जहां सदियों से शांति के कबूतर उड़ाता रहा है, वहीं मुंह में शांति और बगल में बारूद लिए पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करता रहा। वहीं अब जैसे को तैसा की तर्ज पर एयरफोर्स के जाबाजों ने जैश की कमर तोड़ी थी। आतंक का आका एक ही प्रहार में घुटनों के बल बैठ गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कपूर ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। वहीं एटमी युद्ध की बात करने वाले पाक पीएम इमरान ने युद्ध के बजाय बुद्ध बनकर शांति का राग अलापा है। पाकिस्तान हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा। भारतीय सरकार को अगले चुनाव के बजाय भारत की अगली पीढ़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। युद्ध कभी समाधान नहीं। युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे समाप्त करना असंभव है। हमें उम्मीद है कि सीमा पर समझदारी बनी रहे। बहरहाल पठानकोट हो, पुलवामा हो या कोई पहले की घटना, कायरता के कालिक से लिखे तमाम पन्ने पाकिस्तान की करतूत बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब बोली के बजाय गोली से जवाब मिलना शुरू हुआ तो नापाक पाक शांति की गुहार लगाने लगा। सवाल यह है, क्या इस बार नापाक का होगा पूरा इलाज? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब घबरा गया है पाकिस्तान। आज के सवाल की हम बात कर लेते हैं। आप अपना वोट हम तक पहुंचा भी सकते हैं। महाबहस में आज का सवाल, क्या पाक को सबक सिखाने के लिए भारत का अभियान जारी रहना चाहिए? सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या पाक को सबक सिखाने के लिए भारत का अभियान जारी रहना चाहिए? आप @महाबहस पर ट्वीट कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही है आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, पूर्व सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल जितेंद्र जोशी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन है AC मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और अवधेश कुमार जी हैं, पूर्व NSG कमांडो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, कह सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान क्या कर रहा था जग जाहिर है, लेकिन अब जो पाकिस्तानी बोल रहा है कि शांति चाहिए, अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यूं किसी के जंग किसी के हित में नहीं होती, लेकिन मुंह में अमन और बगल में आतंकवाद, ये तो नहीं चल सकता। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये समस्या आज की नहीं, बिल्कुल
हम लोगों ने इतने प्रधानमंत्री पाकिस्तान में देखे, इतनी हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी जी। पाकिस्तान का बाह्य चेहरा दूसरा रहा और आंतरिक चेहरा दूसरा रहा। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता कि उसमें प्रधानमंत्रियों की विवशता थी, उनका मन शामिल था, ये मजबूर थे, बंधक थे, आर्मी का वर्चस्व था। अभी हाल तक यूनाइटेड स्टेट्स में इस्लामाबाद के राजदूत थे हक्कानी साहब, उनको मैं सुन रहा था कहीं, उन्होंने कहा भाई इस भ्रम में मत रहो कि इमरान खान क्रिकेटर है, बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, दुनिया घूमी है ना। उनका ऑब्जर्वेशन था कि इमरान खान के रिजीम में आर्मी जितनी बेलगाम हुई उतनी तो बाकी किसी रिजीम में हुई नहीं। सेना अध्यक्ष ने, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को व्यवहारिक रूप में सुपरसीड कर दिया। जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं पाकिस्तान में, मैं तो हक्कानी साहब को सुन रहा था, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा वो सेना अध्यक्ष उनसे अलग से व्यक्तिगत तौर पर जरूर मिलते हैं। किसी और मुल्क में आपने देखा तो रवायत क्या? तो उस प्रधानमंत्री की बात का क्या अर्थ? आज उनको समझ आया इमरान खान को कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। यह ज्ञान आपको आज हुआ, यह ज्ञान आपको 65 में नहीं था। 1947 से शुरू करो, 47 में जब आप कश्मीर में आए थे घुसकर, क्या हाल हुआ था आपका? 65 में आपका क्या हाल किया? 71 में क्या किया? उसके बाद एक सीरीज है, कारगिल, उरी। आज आपको ये तत्व ज्ञान समझ आया? किस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हो इमरान खान, जो एकदम ज्ञान मिला आपको? और जब ये ज्ञान जब आप ये बोल रहे हो, वो उस वक्त बोल रहे हो जब आपकी हुकूमत, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के एक नौजवान एयरफोर्स पायलट के ऐसे ऐसे दृश्य सार्वजनिक कर रहा है जो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। सेना के जो विशेषज्ञ बैठे वो उस बात पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आता है, जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 3, अगर मैं सही उद्धृत कर पा रहा हूं अपने स्मरण से, वो इस बात की व्यवस्था करता है युद्धबंदी भी हो, अभी तो युद्ध नहीं घोषित हुआ, युद्धबंदी भी हो तो आपको उसके साथ मानवीय गरिमा का निर्वाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसी कैसी तस्वीरें जारी हो रही हैं, उसके चेहरे पर रक्त है, ये कहने के बाद, ये दिखाने के बाद दुनिया को आप भारत से कहते हो शांति की आई मेज पर आइए, हम आपको दावत देते हैं। इमरान खान कहते हैं विजडम मस्ट प्रिवेल। ये शांति का रास्ता नहीं इमरान खान साहब, ये शांति का रास्ता नहीं। ताशकंद में एक समझौता हुआ था, शास्त्री जी बलिदान हो गए, इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला इस देश का एक लाडला प्रधानमंत्री कुर्बान हो गया। किसी दुखद मृत्यु हुई, किसी ने लिखा था तब, आप इसको भारत की उदारता कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, उसका डीएनए कह लीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, बहादुर सेना होते हुए भी भारत का स्वभाव कह लीजिए कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे। मिश्रा जी, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, जवाहरलाल जी, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। उस देश को आप सिखा रहे हैं। कल तक पाकिस्तान की आर्मी क्या कह रही थी? मैं गफूर खान को सुन रहा था, जो उनके डिफेंस स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे थे अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए, हिंदुस्तान 2 मिनट नहीं ठहर सकता हमारे सामने। तो क्या हुआ भाई 24 घंटे में? कल तक तो आप शेर के बच्चे थे। और एक बात मैं कह के बहस आरंभ करूंगा, मेरी अपनी मान्यता है
हुकूमत हिंदुस्तान क्या निर्णय लेती है वो अलग विषय है, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, और शायद सेना के अधिकारी जो बैठे हैं हमारे साथ, खासतौर पर मैं जिक्र अवधेश कुमार का भी करूंगा, एनएसजी के कमांडो रहे हैं, कारगिल युद्ध में शामिल रहे हैं। एक बात जरूर कहूंगा, शेर अगर किसी परिस्थिति विशेष में मुंह में घास लगाकर कोई फोटो सेशन करा ले तो कभी इस मुगालते में मत आइए कि शेर सुधर गया ना। ये पाकिस्तान है, इसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हुई। कष्ट तो होगा, सब जानते हैं संघर्ष का परिणाम, नुकसान भी होता है, दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है, लेकिन क्या यह सही नहीं कि अगर युद्ध से ही शांति निकलनी है तो एक बार जम के युद्ध ही हो जाए। ग्रुप कैप्टन एसी मिश्रा, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही से बात शुरू करूंगा। जी कैप्टन साहब, युद्ध कभी पहला विकल्प नहीं होना चाहिए, दुनिया में कोई समझदार आदमी इस बात को मानेगा, लेकिन जब ये लग जाए कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं और शांति तभी जीवित रहेगी जब युद्ध होगा, तो युद्ध कोई महंगा सौदा है क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विनय न मानति जलधि जड़। जी जी बिल्कुल वही कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो एक आप एक सीमा तक ही किसी से प्यार मोहब्बत की बात करके उसको समझा सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो, जैसे आपने बताया कि हर बार हमसे मुंह की खाया है, और यही उसके अंदर में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उसको शांति से बैठने नहीं देता है। उसकी वजह से वो हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता है जो हमको, जिससे कि तकलीफ हो। ये इनकी एक एसिमेट्रिक वॉर है। एसिमेट्रिक वॉर का मतलब ही यही है कि वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो उस तरीके से वॉर कर रहा है जिसमें कि हमको जो है छोटी छोटी चोटें लगती रहें और हम ब्लीड करते रहें। आपने ये भी सही कहा कि जो है ये पहली बार ऐसा है कि जो है पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है वो इस कदर मजबूर है आर्मी के सामने, और उसका कारण भी बहुत दूर नहीं है। इमरान खान साहब की जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये शक किया जाता है कि जो आर्मी ने उस इलेक्शन को रिग करके इनको बहुत बड़ा फर्क है। जो कहता है इमरान को प्रधानमंत्री बनवाया ही आर्मी ने है। जी, ये कई बार ये बात उठ के सामने आती है। तो इस तरह से ये, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि आज नहीं, आज करीब 25-30 साल से बाकी हर एक देश में ये कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि बाकी हर देश के पास एक आर्मी होती है, खाली दुनिया में एक पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी अनोखी आर्मी है जिसके पास एक देश है। तो ये जो है, बहुत अद्भुत बात कही भाई आपने। सो इसके चलते जब तक ये वहां पर डिप्लोमेट या कह लीजिए प्रजातंत्र जो है, जब तक प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा, ये आर्मी अपने आप को जब तक सत्ता में रखेगी तब तक इस तरह की चीज चलती रहेगी। कैप्टन साहब, ऐसा काश ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में लोकतंत्र सांस ले पाए, लेकिन मेरी व्यवहारिक बुद्धि कहती है ये दिवा स्वप्न है। पाकिस्तान अपने बनाए जाल में इस कदर फंस गया है कि कोई रास्ता नहीं। मैं अवधेश कुमार के पास चलूंगा। मेरे मन में अवधेश के लिए बड़ा सम्मान है। ये वो लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं फ्रंट पर सीधे खड़े होकर। बड़े अफसरों की पंक्ति तब भी अपेक्षाकृत सुरक्षित जोन में रहती, अपेक्षाकृत। आज मैं एक विदेशी विद्वान को पढ़ रहा था भारत पाकिस्तान के संबंधों पे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का ही है केवल, जिसके चलते सारी रार है। मैं सोचने लगा कि मुंबई पर जब हमला हुआ था तो मुंबई कश्मीर में है क्या? मुंबई में जब हमला हुआ तो मुंबई कश्मीर में है क्या? मसला कश्मीर और मुंबई नहीं, मसला यह है कि पाकिस्तान की रोटी भी भारत विरोध से चलती है, पाकिस्तान की सियासत भी भारत विरोध से चलती है, पाकिस्तान की आर्मी को मुर्ग मुसल्लम खाने का जो साजो सामान है वो भी भारत विरोध के नाम पर मिलता है।
दुनिया भर से जो भिक्षाटन है वो इसी नाम पर है। अवधेश कुमार, क्या होना चाहिए? आप लोग भारत के वो लोग हैं जो पहली पंक्ति में सबसे सामने युद्ध में खड़े होते हैं, संघर्ष में खड़े होते हैं, गोला बारूद झेलते हैं। जब इस स्थिति तक दोनों देशों के संबंध आ गए तो अब क्या होना चाहिए ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि हां भाई, पाकिस्तान को जो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे मिर्गी के, उनका स्थायी और मुकम्मल इलाज हो गया। अवधेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी कहीं कुछ समस्या है, पैच नहीं हो पा रहे ठीक से। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो बात मैं अवधेश जी से पूछ रहा था वही सवाल, रोज रोज अस्पताल में जाने से अच्छा एक बार फुल बॉडी चेकअप हो जाए। समय लगेगा, पैसा लगेगा, कष्ट भी होगा, लेकिन किडनी, लिवर, आंख, कान, नाक सबका चेकअप हो जाए। नहीं आशीष जी? और सही कहा और ज़रूरी भी है। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि इंडियन आर्मी की ये पॉलिसी रहती है कि ऑफिसर्स ऑलवेज लीड, यानी जो ऑफिसर जब भी किसी कंपनी या प्लेटून को कमांड कर रहा होता है हमेशा वही लीड करता है, उसके आगे कोई नहीं होता है। ये चीज शायद आपकी जानकारी में ना रही हो तो मैंने कहा मैं बता दूं। चलिए मैंने अपने को दुरुस्त किया, मैंने तो दुरुस्त किया, इसलिए इस बात को जी 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 आशीष जी, मेरा कहने का भाव सिर्फ सवाल है था कि मेरे मन में, एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, मेरे मन में सेना के जवान और पुलिस के सिपाही, इन दो के प्रति कुछ विशेष लगाव रहता है। आईजी के प्रति कम लगाव रहता है, डीआईजी के प्रति कम रहता है, सेना अध्यक्ष के प्रति सम्मान रहता है, लेकिन लगाव ज्यादा जवान के लिए होता है मेरे मन में। जी आशीष भाई। तो मैं कह रहा था कि अब हमने एक पहल करी है, एक शुरुआत हुई है और माहौल जिस तरीके का बना हुआ है बहुत ज़रूरी है कि हम इस पहल को इसके अंजाम तक ले जाएं। अगर हम इसे अधूरा छोड़ते हैं तो जो हमने शुरुआत करी है वो व्यर्थ चली जाएगी। हमें इस जड़ को जो है बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। अगर हमने सिर्फ पत्तियों को ही काट के संतुष्टि कर ली तो ये पौधा फिर उगाएगा। कुछ दिन बाद आप फिर देखेंगे कि पाकिस्तान फिर कहीं ना कहीं इसी तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगेगा। कभी दो चार लोग मरेंगे, लोग कहेंगे बहुत बुरा हुआ, फिर एक दिन अचानक 30-40 लोग मर जाएंगे, तब फिर ये कवायद फिर से शुरू होगी कि इसको जो है जवाबी हमला दिया जाए, कड़ी निंदा होगी और ये सब चीज़ें। तो अब बहुत हो चुका है ये सब चीज़ें। अब ज़रूरत ये है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं उनको हमने कुछ को डिस्ट्रॉय किया है, जो बाकी बचे हुए हैं उनको निस्तनाबूद करके उखाड़ फेंकें। और ये ना सोचें कि इमरान खान क्या कह रहे हैं या उनकी सेना क्या कह रही है या क्या कर रही है। हमें मालूम है कि हम सक्षम हैं, हमें क्या करना है, हमें वो करना चाहिए। आज जैसे आप देखें कि उनके जो प्लेन्स थे वो मिलिट्री जो हमारे यहाँ टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे। ये तो खुली लड़ाई है, ये तो लड़ाई में ही होता है और कभी नहीं होता है ऐसा। तो अब अगर जब वो खुल के ये कह ही चुके हैं, मतलब इस मैसेज से ये वो कह चुके हैं कि ये तो लड़ाई है एक किस्म की, तो हमें उनको जवाब देना चाहिए पूरी तरीके से। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सोचें, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वो कहते हैं जंग की वकालत नहीं करते। भाई साहब, अगर जंग जरूरी ना हुई होती तो 4 बार इससे पहले हम क्यों लड़े हैं? अगर जरूरी ना होती। आज फिर वही चीज है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हम उसी चौराहे पे खड़े हैं। आज जंग जरूरी है। जी आशीष भाई, बहुत दुरुस्त बात आपने कही और व्यवहारिक बात कही। मैं हमेशा इसी व्यवहारिकता के पक्ष में रहा और मैं उदाहरण वो हमेशा लाता रहा जो लोक जीवन के उदाहरण हैं, जो आम आदमी गांव देहात का भी समझ सके। मैं एक उदाहरण देके जितिन जोशी के पास चलूंगा। आप किसी बड़ी बीमारी का इलाज दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में भी कराओ, लेकिन उसका कोर्स अगर 6 महीने का है और आप सोचो कि हम 15-15 दिन
2-2 महीने के गैप में 6 महीने कर ले तो इलाज नहीं होगा। पिछला किया कराया भी पानी में जाएगा और प्राण का संकट भी हो सकता है। अगर वो साइकिल, अगर वो चक्र 6 महीने का है तो 6 महीने ही लगातार इलाज होना चाहिए नियम पूर्वक। जितेंद्र जोशी, भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी उसी इलाज की तरह हैं। छोटे मोटे इलाज से बात बनती होती तो 47 में सुधर गया होता, 65 में सुधर गया होता। मैं पूरी वर्णमाला दोहराऊं उससे कोई लाभ नहीं, सब जानते ही हैं। कितनी बार उसने गुस्ताखी की, कितनी बार हमने नाराजगी जताई, उसकी गुस्ताखी तो बंद नहीं हुई। जितेंद्र जोशी। हाँ देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और पाकिस्तान आतंकवाद को पनपा रहा है अपने देश में। और ये न सिर्फ हमने साबित कर दिया है बल्कि ये पूरे विश्व में सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनप रहा है। उसामा बिन लादेन भी यूएसए ने पाकिस्तान से आके ही मारा, पाकिस्तान में आके मारा। अब जब हमको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और वो वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के नाम पर, जैश ए मोहम्मद के नाम पर, एलईटी के नाम पर या अलग अलग नामों से वो पाकिस्तान आर्मी की मदद से वो ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की कठपुतलियां बनकर वो हमारे देश में आकर हमला करते हैं और हमारे देश में आतंक फैलाते हैं। अब जब हमने ये पूरा सब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और हमारा टारगेट भी स्पष्ट हो गया है तो हमें ये लड़ाई अंत तक ले जानी पड़ेगी। और जब तक कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनपने से बंद नहीं होगा या आतंकवाद नष्ट नहीं हो जाता तब तक हमको इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहिए। ठीक बात। मैं एक छोटा सा कमेंट कैप्टन मिश्रा का लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। कैप्टन साहब, डिप्लोमेसी अलग किस्म की विधा है, वो गली ही दूसरी है और सैन्य शक्ति दूसरी गली का नाम है। दोनों पूर्व पश्चिम है। डिप्लोमेसी में ये बात कही जाए समझ आता है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जो आतंकवाद है वही पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है वही आतंकवाद है? हम 1-4 आतंकवादी कहीं मार गिराएं, उससे क्या बात बनेगी? वो 40 और रिक्रूट करेंगे, फिर कहीं कैंप लगेगा, फिर पाकिस्तान की सेना उनको प्रशिक्षण देगी और फिर वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे आकर। क्या 30-35 साल में हमने इतने हजार सैनिक और इतने लाख सिविलियन खोकर ही सीखा नहीं? मिश्रा जी। इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो है डिप्लोमेसी और स्ट्रांग आर्मी, स्ट्रांग डिप्लोमेसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अपने आप में कोई भी एक विधा अपने आप में समर्थ नहीं है। आज हमारे साथ जो हुआ है, आज हमने जो किया है, उसमें हमने दोनों जगहों पे अपनी स्ट्रेंथ, तीनों जगहों पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। हमने स्ट्रांग पॉलिटिकल विल दिखाई है, हमने अपनी आर्मी और अपनी फौज की जो हमने स्ट्रेंथ दिखाई है, और हमारी डिप्लोमेसी भी आप देखिए वो भी इस बार काफी स्ट्रांग है। देखिए कि आप जो हमने किया उसके ऊपर में कहीं पर भी नहीं, मिश्रा जी, मैं बात दूसरी कह रहा था। जिस ओर के त्रिनेत्र ने बात शुरू की, मैं उस संदर्भ में एक बात कह रहा था। कई बार विदेश मंत्रालय की भूमिका अलग होती है, पूरक है इंटरनली, लेकिन उसकी भूमिका, उसके शब्दों का एक चयन दूसरा होता है, लेकिन हमारा एक्शन दूसरा होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि मैं नहीं मानता, अगर भारत ये सोचे कि 4-6-8 बंकर तबाह करने से समस्या का समाधान हो गया, तो ऐसा तो कई बार हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल। और कई बार 2, 4, 5, 6 बंकर तबाह हुए, कभी 50 मरे, कभी 25 मरे, कभी 100 मरे, कभी 300 मर गए, लेकिन उससे समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। क्या ये मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं निकलती कि स्थायी बंदोबस्त ढूंढिए, बाप कौन है? एब्सोल्युटली। बाप और मां जिंदा रहेंगे तो वंश चलता रहेगा। ये सामान्य समझ की बात नहीं क्या? जी, आप ये उनको ट्रेनिंग कौन देता है? उनको पैसा कौन देता है? हथियार कहां से आते हैं?
ये बात किसी से छुपी है क्या? और लड़ाई फिर पाकिस्तान से नहीं हो तो किससे हो? मिश्रा जी मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा जो किसी भी जब हम युद्ध करते हैं या किसी भी हॉस्टिलिटीज में उतरते हैं तो एक हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि हमारा इस काम को करने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें इस वक्त ये है कि आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि अब तुम संभल जाओ। अब हम पहले क्या होता था, हम शांत बड़े अपोलोजेटिक थे, हम हर बार वो कुछ कर जाते थे, हम कहते थे हम कड़ी निंदा कर रहे हैं और उसके बाद चुप होकर बैठ जाते थे। जो हमने किया है अभी इसी का नतीजा है कि आज जो ये सुर बदले हुए हैं जो पाकिस्तान के, ये उसका नतीजा है कि उन्होंने ये देख लिया कि अगर अब कुछ वो एडवेंचर करेंगे या कुछ मिस एडवेंचर करेंगे उसका उनको माकूल जवाब मिलेगा। मिस एडवेंचर ही करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद इस एक बड़ा बुनियादी सवाल मेरे जहन में पाकिस्तान भारत के संबंधों को लेकर बार बार आता है। 71 से बड़ा और क्या किया जाए? देश ही बांट दिया भारत ने। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से दुनिया में जाना जाने लगा। 99,000 गिन के सैनिकों को घुटनों को बल बैठा दिया। ऐसे विजय दुनिया के इतिहास में बहुत कम है मिश्रा जी। इतनी शानदार और इतनी ग्रांड विक्ट्री ये अपने आप में ये उसके बाद भी नहीं सुधरा कि 71 से बड़ा अब और क्या कर दें जिससे अब कम से कम इस पाकिस्तान बनाम आतंकिस्तान को समझ आ जाए। वही समाधान मेरे ख्याल से हम लोग भी ढूंढ रहे हैं और भारत खुद भी ढूंढ रहा है, भारत की सरकार और भारत का तंत्र भी ढूंढ रहा है। और 135 करोड़ लोग तो दिमाग लगा ही रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह रहा था 71 जैसी बड़ी ग्रांड विक्ट्री बहुत रेयर है वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद भी ये बीमारी जस की तस कैंसर फिर आ गया, इमर्ज हुआ। पूरी कीमोथेरेपी कराई कि वो हिस्सा कट गया, सब ठीक हो गया, बोले जी अब ठीक है मरीज, और वो कुछ समय बाद फिर कैंसर आ गया। एक पूरी सीरीज है। क्या नई दवा हो, क्या नया इलाज हो, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए अमिताभ जी, जब तक पाकिस्तान की सेना और उनकी जो एजेंसी है ISI, उनको जब तक ये लगेगा कि वो टेररिज्म जो है उसको भारत में कारगर बना सकते हैं, ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस दिन उनको ये यकीन हो जाएगा कि वो अब आतंकवाद जो है वो भारत में नहीं पनपा पाएंगे, उसी दिन ये समस्या ख़त्म होगी। अब सवाल उठता है कि ये उनको कैसे एहसास दिलाया जाए। इसके लिए हमें कुछ राजनीतिक, कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लेने होंगे जिससे हम आर्थिक रूप से पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा शिकंजा कस के रख सकें। और दूसरा, हमें एक बहुत एग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत है जो अभी हमारे देश में नहीं है। एक पॉलिसी होनी चाहिए। अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, हम एक सिचुएशन होती है, हमारे एक स्थिति बनती है, हम उस पर रिएक्ट। आपने बड़ी महीन बात कही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पॉलिसी और रिएक्शन में अंतर है। जी जी जी। तो अगर हम एक अग्रेसिव पॉलिसी लाके रखेंगे, जैसे इजराइल पे आप देखिए, जल्दी कोई भी देश जो है जो ये आतंकवादी संगठन है थोड़ा सा कतराते हैं कि वो 2-4 वहां मारेंगे तो वो पता लगा रातों रात उनके यहाँ जहां रहते हैं वो रातों रात वहां पहुंच जाएंगे। जब आप इस तरीके की अपनी इमेज बना के रखते हैं, उस तरीके से रिएक्ट भी करते हैं, तब जाकर के कहीं आप कारगर बन पाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास हथियार है, निकाल लूंगा, आपको अरे यार इतने साल से बस मालूम है तुम्हारे पास है, लेकिन हमें मालूम है कि जब तुम निकालोगे नहीं तो फिर आप तो चढ़ जाओगे मेरे पे। तो वही चीज है। एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूं अमिताभ जी, शायद आपको पता है या नहीं जी। हाफिज सईद जो हैं, इनको मैंने खुल के चुनौती दी थी तो इन्होंने मुझ पर फतवा भी दिया हुआ है। मैंने इनसे कहा था जैसे मैंने इनकाउंटर्स में इनके जो आतंकी थे वो मारे थे, ऐसी ये जगह निर्धारित कर लें और मुझसे लड़ लें, जहां बुलाएंगे वहीं आ जाऊंगा। उनने फतवा तो जारी कर दिया लश्कर तौयबा ने मुझ पे, लेकिन आज तक हाफिज सईद ने मुझे बुलाया नहीं है, इनने बुलाया नहीं है। तो ये लोग ये सिर्फ डर को पनपाने की बहादुर लोग नहीं होते, कायर लोग होते हैं। बुलाएंगे भी नहीं जी। बंकर में जो रहते हैं वो बहादुर नहीं होते। मिश्रा जी, तभी तो इस तरह देखिए, मैं कभी भी, मेरा अपना सोचने का एक तरीका है, हो सकता बहुत सारे लोग सहमत ना भी हों। मैं हाफिज सईद से लेके और मसूद अजहर तक पर बहुत दिमाग नहीं लगाता,
जब ये नहीं पैदा हुए थे तब भी ये समस्या चल रही थी, तब इनके पुरखे थे। नाम बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, वो प्रक्रिया तो वही रही, भारत को जगह जगह चोट देने की। इसका अर्थ ये कि मूल को समझिए और मूल को दुरुस्त करिए, नहीं मिश्रा जी? जी हाँ, मूल को आपने बहुत अच्छी बात की कि मूल को समझिए। पहले तो हमको ये जो है कि मूल क्या है इसका, एक हमने ब्रीडिंग ग्राउंड कहीं कहीं पर जो छोड़ी हुई, उस ब्रीडिंग ग्राउंड को हमको थोड़ा सा ठीक करना होगा। थोड़ा सा मैं इससे डाइवर्ट करना चाहूंगा इशू से, जो आज का वो है। मैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बात करना चाहूंगा। पीछे नहीं, वो आज का ही विषय है। जी जी, वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ, एक कारण है वो। अब ये सोचिए कि आप पिछले हमको करीब 67-68 साल हो गए। सन 1950 में हमारा संविधान बना था, उसके बाद से अभी तक हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। हमको इससे क्या मिला आज तक? इससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। हमने देख लिया कि ये कारगर नहीं है, तो अब समय आ गया है कि इसको मूव ऑन करें, इसको हटाएं। वहां पर जब सब तरह के लोग रहेंगे, वहां पर एंटरप्राइजिंग लोग जाएंगे, वहां पर बिजनेस डेवलप होगा, वहां इंडस्ट्री डेवलप होगी, लोग अपने आप जो है वो आतंकवाद से हटेंगे। दूसरा जो है, जो इस वक्त की जो हमारी कैंपेन चल रही है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कितना उनका इलाज किया जाए, क्या किया जाए, तो एक हर इलाज में एक डोज फिक्स करने की जरूरत होती है, एक मात्रा। जो हमने अभी इनको एक दवाई दी है, अब इसका एक डोज हमने एक दिया है इनको। अब इसके बाद क्या हम दवा का रिएक्शन तो ठीक है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। जी हाँ, तो अब इसके बाद हमको क्या इस दवा को चालू रखना है कि इसको ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करना होगा। अब हमको डिप्लोमेसी को चांस देना होगा। अब वो मक्कारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो अब हमको उसी भाषा में जवाब देना होगा। और आतंकवाद को बिल्कुल हमको जीरो टॉलरेंस, जैसा चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि एकदम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी होगी कि अगर आपने कल फिर कोई धमाका किया तो हमको अब अपने कवर्ट ऑपरेशंस भी शुरू करने होंगे, जैसे कि हमारे शायद किसी समय। तो हमको कवर्ट ऑपरेशंस के ऊपर में भी ध्यान देना होगा। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शक्ति का संतुलन तभी रहता है कैप्टन साहब। बिल्कुल, संतुलन बहुत जरूरी है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जब जैसा समय। जी जोशी साहब जी, मैं एक दवा ट्राई की 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, दवा असर कर रही है, हम बॉडी पर उसकी असर को देख भी रहे हैं और दुनिया महसूस भी कर रही है उसके ताप को। अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा कि मेजर साहब ने बताया और कैप्टन साहब ने बताया, जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा है वैसा होना चाहिए, क्योंकि जो डोज उसको समझ में आती है वो हमको पता चल गई है। अब उसका डोसेज कितना होना चाहिए वो हमको देना है। और इसके अलावा पॉलिसी बनना बहुत जरूरी है। नो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म और नो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन अवर इंटरनल अफेयर्स। ये बिल्कुल ऑन द लाइंस ऑफ इजराइल। आप यूएसओ को देख लीजिए, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री को देख लीजिए, सबकी यही पॉलिसी है। अपने देश पर जब उन पर हमला होता है तो वो दूसरी भाषा करते हैं, और जब दूसरों के देश में हमला होता है तो वो फिर यूएन और इन सब की भाषा करते हैं। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी पूरे विश्व में जाहिर करनी पड़ेगी कि हम अब इन मामलों में बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे और दोबारा नहीं सोचेंगे। ऐसा होगा तो हमारा यह रिएक्शन होगा और वापस फिर पीस टेबल पर आ जाओ टॉक्स करने के लिए। जी आशीष चतुर्वेदी, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। सिद्धांत के रूप में बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर कई बार वो बातें उतना परिणाम नहीं दे पाती। खासतौर पर भारत पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऐसा कई बार हुआ, और भारत के साथ तो कुछ ऐसा भी संयोग रहा है कि हम शांति की पक्षधरता करते रहे और पीछे से कोई खंजर भोग गया। वो जवाहरलाल जी के समय का दृष्टांत हो सकता है, वो ताशकंद हो सकता है, वो पाकिस्तान का छद्म युद्ध हो सकता है। तो क्या ये सबसे जरूरी इस वक्त ये नहीं? डिप्लोमेसी ठीक है, आर्थिक संसाधन पाकिस्तान के कम हो, इस्टेब्लिश सिद्धांत है, आपका जो अशुभ करना चाहता है उसको दरिद्र बनाकर रखिए।
ये चाणक्य के समय की नीति, ठीक है। लेकिन क्या सबसे जरूरी नहीं कि हमारे पास चील जैसा व्यवहार आ जाना चाहिए, अब बाज जैसा, चील जैसा, अब कबूतर का समय नहीं। जी बिल्कुल। आज अगर आप देखें तो आज ही सुबह तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इंडियन एयर स्पेस का वायलेशन कर रही थी और थोड़ी देर बाद जो है वो शांति की बातें कर रहे थे इमरान खान। तो एक ही दिन में उनके आप तो पीछे जा रहे थे, तो आज ही दोनों चीजें सामने हैं उनकी। तो जब इतनी खुल के वो चुनौती दे ही रहा है पाकिस्तान, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और अब उसको जवाब उसी तरीके से दे देना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने तो उनका ठिकाना जो है केवल टेररिस्ट कैंप्स को बनाया था, लेकिन वो लोग तो हमारी सेना को टारगेट बना रहे हैं। और जब वो बना रहे हैं तो ये तो ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है भाई साहब। ये तो एक खुली चुनौती है कि उनने चुनौती दे दी है हमें, अब हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और अब जो है उनको बिल्कुल आर पार की लड़ाई पे ले जाना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ फिर से हम बातचीत करें और ये करें, तो फिर तो वो बात सब निकल जाएगी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, आर पार के बारे में सोचते हैं। मिश्रा जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। सुबह 9 बजे 10 बजे आपका वायुसेना का विमान भारत के टेरिटरी में दाखिल होता है, तो जाहिर सी बात है कथा करने तो आया नहीं था विमान, ना खजूर लेके आया था हमारे लिए, युद्धक विमान था, उसी पर्पस से आया। और 4 बजे आप कहते हो कि जी हम तो गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हैं और अब दुनिया भर में दर्शन बांटते हैं आपके, शांति से ही सब कुछ होगा, युद्ध से कुछ नहीं हुआ, इतिहास देख लीजिए। तो भरोसा कैसे करें? 8 घंटे में आपके 2 चेहरे हम देख रहे हैं और तीसरा हम देख रहे हैं इंडियन पायलट के साथ जो व्यवहार हुआ वहां। इसमें जो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा जो इंडियन पायलट जो है अभिनंदन है, ये अभिनंदन ये अभिमन्यु है। ये देखिए, इसने जो है सन 1967 के पुराने जहाज मिग 21 जिसमें कुछ नहीं है, उसको लेकर के इसने एक जो है F-16 जो इतना मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कहलाती हैं, कि मतलब जो है वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, 40-45 किलोमीटर दूर से वो दाग करके चले जाएंगे। तो इस तरीके का अगर हम इसको सरल भाषा में इसका उदाहरण देना चाहें तो मान लीजिए कि एक आदमी धनुष बाण से लड़ाई कर रहा है, धनुष से बाणों की वर्षा करे जा रहा है और दूसरे को हमने एक तलवार दे दी, वो बेचारा जब उसके पास पहुंच पाएगा तभी तो तलवार से वार कर पाएगा। इस हमारे वीर सपूत ने अपनी जान जोखिम में डाल करके घुस के गया और उसको मारा है उसने। तो यही चीजें जो देख करके पाकिस्तान को जब उन्होंने ये देखा है तभी उनको थोड़ा दिल दहला है। आज की बात नहीं, आप पहले देखिए अब्दुल हमीद पेंटन टैंक का उन्होंने जो है वो तोड़ निकाली थी। आप 1971 की लड़ाई में देखें, निर्मलजीत सिंह सेखों, उन्होंने साइबर जेट को की जो एक छवि थी कि ये जो है इसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसको उन्होंने एक छोटे से जहाज नेट से उसको उन्होंने तोड़ करके वहां पर एक रिकॉर्ड कायम किया। और आज हमारे इस वीर सपूत जो अभिमन्यु है, इसने भी वही अभिनंदन जिसको कि हम अभिमन्यु कहें, उसने भी यही किया। तो यही सब चीजें देख करके कि जब उन्होंने ये देखा है कि भाई हमारे पास रिजॉल्व है, हमारे पास जो हमारी मैन मशीन जो है, चाहे अगर कमजोर भी है तो हमारी जो मैन पावर है, द मैन बिहाइंड द मशीन, वो इतना मोटिवेटेड है, वो जो है वो घुस के मारेगा। तो ये भय क्रिएट हुआ है उनके दिलों में, दिमाग में ये भय आया है और उसी से ये बोल बदले हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि अब इसके आगे क्या है? ये लाख टके का सवाल है, इसके आगे क्या? देखिए, जनता के सामने हमने एक सवाल रखा था कि ये जो इलाज चल रहा है इसको जारी रखें। हमने अपनी बात कही, सेना के अधिकारियों ने अपनी बात की, जनता क्या करी जरा वो देखिए, वो हम सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल, आज का सवाल हमारा यही था कि क्या पाक को सबक सिखाने के लिए भारत का जो अभियान है वो जारी रखना चाहिए। इस पर लोगों ने हमें खुलकर वोट किए और परिणाम इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 94% कहते हैं हाँ ये अभियान जारी रहना चाहिए, 4 कह नहीं, 2 पता नहीं। अमिताभ, ये जनादेश महत्वपूर्ण है, ये जनादेश महत्वपूर्ण है। 94% आवाम कह रहा है सरकार से और विश्व बिरादरी से भी, वर्ल्ड कम्युनिटी से भी, यह अभियान जारी रहना चाहिए। हम सहमत हैं, तीनों रास्ते महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बारे में पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हो, वो भी एक रास्ता साथ साथ चले, कूटनीतिक संबंध भी साथ साथ चले। पाकिस्तान
पाकिस्तान से संपर्क तोड़ दिया जाए, यह भी व्यवहारिक नहीं। लेकिन हां, इन सबसे ज्यादा जरूरी जिसकी ओर बार बार आशीष कह रहे थे या मिश्रा साहब कह रहे थे, और वही देश का मन है, देश का मूड भी वही है, किसी गलती पर क्षमा नहीं होनी चाहिए। सारी कूटनीति ठीक, सारी शांति वार्ता स्वीकार, आइए एक बार नहीं 6 बार शांति वार्ता करिए, क्या दिक्कत है शांति वार्ता में? कुछ पेस्ट्री, कुछ कॉफी, कुछ खाना, इतना ही ना खर्चा है, चलिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने मुशर्रफ और वाजपेयी का डिक्लेरेशन देखा, आंखों के सामने देखा वो तो, और शिमला एग्रीमेंट पढ़ा। पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुए भारत के, उसमें किसी भी वचन पर पाकिस्तान कभी खरा नहीं उतरा। हर एग्रीमेंट में यह बात कही गई कि हम अपनी भूमिका भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इमरान खान, आपके मुल्क की विश्वसनीयता ही शून्य हो गई। आपकी बात पर भरोसा करने का दिल करे भी तो कैसे करे? 1000 उदाहरण हिंदुस्तान की आंख के सामने कौंधते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न तो इस वक्त भारत के उस नौजवान पायलट का है। जिनेवा कन्वेंशन आपके सामने है, और आप बता रहे हैं हिंदुस्तान को कि आइए युद्ध छोड़िए, शांति की मेज पर बैठ जाएं। वो कहां है हमारा पायलट? आप अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानते नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को नहीं मानते, द्विपक्षीय समझौतों को नहीं मानते, राष्ट्रों के बीच में, 2 राष्ट्रों के बीच में हुई प्रतिबद्धताओं को आप सरे चौराहा फेंक देते हैं उतार कर। फिर आप बताते हैं कि आइए शांति की बात करें। मैं फिर कहूंगा, शांति सबसे अच्छी, सर्वोत्तम, लेकिन शांति हासिल कैसे हो यह भी चिंतन करना होगा। शांति कई बार बड़ी कीमत देकर मिलती है। मेरे ख्याल से मेरी सेना जरूर इस बात से सहमत होगी। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत की आजादी ऐसे आई, या जो लोग ये सोचते हैं कि भारत शांतिपूर्ण देश ऐसे ही बना रह रहा है, नहीं, उसके लिए पीछे हजारों लाखों कुर्बानियां होती हैं। ये सीमा पर जो हमारी सेना है, या अर्धसैनिक बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें भी ये सब, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये जो तमाम लाखों लोग हैं, ये अपनी जान की कीमत देते हैं, अपना रक्त देते हैं, तब शांति के माथे पर तिलक सजता है। शांति चौराहे पर नहीं मिलती, और शांति भिक्षा में भी नहीं मिलती। संधि पत्र संपूज्य उसी का, जो इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया था। अद्भुत पंक्तियां हैं भारत के हिंदी साहित्य की। हमारी शांति के प्रस्ताव का मोल भी तभी जब सामने मेज पर बैठा आदमी हमारी शक्ति को पहचानता हो। यह जो उदाहरण हुआ है, यह उदाहरण ऐसे ही जारी रहना चाहिए। दोनों उदाहरण अद्भुत है। पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ है, राजनीतिक नेतृत्व के साथ है। 2 उदाहरण हैं, दोनों अद्भुत हैं। पाकिस्तान पुलवामा करेगा तो हम एलओसी छोड़िए, पाकिस्तान की टेरिटरी तक जाएंगे और मारेंगे। आप घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो घेर के मारकर जमीन पर गिरा देंगे। इसके बाद आइए शांति की बात करने, कोई दिक्कत नहीं। भारत को शांति से परहेज कभी नहीं, लेकिन शांति का अर्थ भारत में अब यह नहीं होना चाहिए, इस नए भारत में, कि हम समझौता कर लें। समझौता नहीं हो सकता। न शहीद की शहादत पर समझौता होना चाहिए, न भारत माता के आंचल पर समझौता होना चाहिए, न भारत माता के मस्तक पर समझौता होना चाहिए, न 135 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर समझौता होना चाहिए। और मुझे उम्मीद होगा भी नहीं। ये 2 उदाहरण बताते हैं कि भारत बदल रहा है। बदले हुए भारत के तेज और ताप को महसूस कीजिए। उसके बाद मियां इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं तो आइए, बातचीत में कभी कोई परहेज नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी विशेष मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। वक्त